हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 14 जुलाई की एसएससी सीजीएल की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आपको आज की क्लास से सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने पूछे गए सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको नोट करना है 42वां संविधान संशोधन। और कब का है? 1976 को। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? मैंने आपको बताया भी है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को आप याद करके रखें। 100% आने वाली शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। आर्टिकल दोस्तों कौन सा था? आर्टिकल 51A। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन को लेकर। ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और कब का है? 1992 का दोस्तों इसका अधिनियम है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1993 में। और पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अप्रैल को। अगर हम बात करें 74वें संविधान संशोधन को लेकर, ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद होगा, कब का है? वर्ष 2002 का है 86वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21A। और दोस्तों आपको याद रखना है जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरज चोपड़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जेवेलिन थ्रो, टेबल टेनिस या टेनिस या फुटबॉल। दोस्तों आपको याद होगा नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और इनका संबंध किससे है? भाला फेंक, और इसी को कहते हैं जेवेलिन थ्रो। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैं आपको यहाँ से नोट कराता हूँ, इनको आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए टेबल टेनिस, इससे संबंधित है शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता, ये नाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में कंप्लीट हुए थे, इसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अंचता। और कॉमनवेल्थ गेम का दोस्तों समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल अंचता। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान किसको दिया गया? शरद कमल अंचता को दिया गया है। और इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। अगर हम बात करें टेनिस, तो टेनिस से दोस्तों आपको 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 राफेल नडाल, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक, और दोस्तों कार्लोस अल्कराज, और एक नाम आपको और याद रखना, रोजर फेडरर, रोजर फेडरर। ये दोस्तों कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों टेबल टेनिस और टेनिस ये दोनों अलग खेल हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फुटबॉल, तो फुटबॉल से दोस्तों आपको याद रखना है लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, इनका संबंध किससे है? फुटबॉल। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला विधि अधिकारी कौन था? ये सवाल भी आज की शिफ्ट में पूछा गया। कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि नहीं। मैकाले थे, ऋतुराज अवस्थी थे, एम शीतलवाड़ थे या मल्लिकार्जुन खड़गे थे? दोस्तों आपको बता दें पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता पहले स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम शीतलवाड़, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम शीतलवाड़। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि नहीं, ये दोस्तों डाउटफुल सवाल है,
इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि यह सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया होगा कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको जवाब देना है मैकाले। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा MC शीतलवाड़। और दोस्तों वर्तमान समय में 22वें, अगर आपसे पूछ लिया जाए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत बांग्लादेश के मध्य में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 6, नेशनल वाटरवे 8। दोस्तों आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा वाटरवे स्थित है, नेशनल वाटरवे 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2001 से लेकर 2011 तक अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था। यानी कि दोस्तों 2001 से लेकर 2011 तक अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य आपसे पूछा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, बिहार आपका सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, केरल। और सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों कहाँ की है, बिहार की है। और दोस्तों यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों कहाँ का है, केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है। और दोस्तों आपसे क्या पूछा सकता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपको नाम याद रखना है, नई दिल्ली। ये दोस्तों 2011 की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपको नोट करा दिए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्ष 1999 में वाद्य यंत्र वादक को भारत रत्न मिला। यानी कि दोस्तों 1999 में किस वाद्य यंत्र वादक को भारत रत्न मिला, अमजद अली खान, अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन। तो उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अमजद अली खान और अली अकबर खान, इन दोनों का संबंध किससे, सरोद वादक, सरोद वादक। ये दोनों सवाल आप याद करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में कल आपको देखने को मिलेंगे। जाकिर हुसैन ये दोस्तों तबला वादक हैं। कौन है, तबला वादक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए। ये सवाल अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था। आज आपकी परीक्षा में यूं ही जू का त्यों पूछा गया है। अगर हम बात करें 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन शामिल थे, तो आपको नाम याद रखना है, अब्दुल फतेह अल सीसी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इजिप्ट, मिस्र, ये दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कौन है, मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी। और मिस्र में दोस्तों क्या हुआ था, कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था, इजिप्ट, मिस्र में। और दोस्तों किस स्थान पर हुआ था, शर्म अल शेख, ये दोस्तों स्थान पर हुआ था कोप 27। अगर हम बात करें जॉर्जिया मेलोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आठवां रायसीना डायलॉग, इसमें दोस्तों अतिथि के रूप में कौन शामिल थी, जॉर्जिया मेलोनी। कहाँ की दोस्तों है, इटली की महिला प्रधानमंत्री है। कहाँ की, इटली की। ये सवाल आप नोट कर लें, आपकी आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्स हिप्किंस, ये दोस्तों कौन है, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे पूछ है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है, क्रिप्स हिप्किंस। इनसे पहले दोस्तों कौन थी, जेसिका अर्डन। ये सवाल आपको याद रखने, अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि अंबुबाची का मेला किस मंदिर में लगता है। मैंने दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में इस सवाल को आपको बताया था, और तीसरी शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। सबरीमाला मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, खजुराहो के मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर है। दोस्तों आपको याद रखना है, अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है, असम में। असम में कौन सा मंदिर स्थित है, कामाख्या माता मंदिर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें सबरीमाला मंदिर, ये कहाँ पर है, केरल में। केरल में दोस्तों सबरीमाला मंदिर है। और यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मतलब, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, सबरीमाला मंदिर केरल में। दोस्तों खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और चंदेल शासक के द्वारा बनाए गए, आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और किस वंश के शासक ने बनवाए हैं, चोल वंश के शासक ने बनवाए। किसने, चोल वंश। और चोल वंश के शासक किसने बनाया, राजराज प्रथम।
राजराज प्रथम, ये सवाल भी आपको नोट करने हैं। अगर आप दोस्तों क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। जिसका भी एग्जाम है 100% आपको अपार सफलता मिलने वाली है इन क्लासेस के माध्यम से। अगर हम बात करें वैदिक काल में धनी आदमी को क्या कहा जाता था? गोमत कहते थे, महंत कहते थे, पुरोहित कहते थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों याद होगा गोमत कहा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, वैदिक सभ्यता से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों आपको वैदिक सभ्यता अच्छी तरह से पढ़कर जानी है। कमेंट करके बताएं रावी नदी को दोस्तों प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? मैंने पहली वाली शिफ्ट में इसको डिस्कस किया हुआ है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो दोस्तों आपको याद रखना है वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध है कुचिपुड़ी से। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ओडिसी नृत्य, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र का संबंध किससे? उड़ीसी नृत्य। मणिपुर से संबंधित दोस्तों कौन है? झावेरी बहनें। और दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित कौन है? तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा रुक्मणी देवी। इन सबका संबंध कहां से? भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी से दोस्तों एक नाम आपको और याद रखना, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान विभाजन किस योजना से हुआ था? यह सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है भारत और पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि दोस्तों ये 14 अगस्त को दोस्तों पाकिस्तान का दोस्तों आज़ादी दिवस मनाते हैं, और दोस्तों 15 अगस्त को अपने भारत देश का आज़ादी दिवस मनाते हैं। आपको याद होगा। अगर हम बात करें सिंधु जल समझौता किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कब का है? 1960 का है। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। ये सवाल आपको याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, आपकी परीक्षा वाले सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये सुबह वाली शिफ्टों के सवाल शुरू हो रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, यानी कि पहली और दूसरी शिफ्टों के सवाल दोस्तों यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बताते चलूंगा। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप हमारी सुबह वाली क्लास और ये सेकंड शिफ्ट वाली क्लास, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका एक सटीक एनालिसिस किया हुआ है। दोस्तों 10 कथिया नृत्य का संबंध कहाँ से है? इसका जवाब आपको मैंने सुबह बता दिया था, कहां से है? उड़ीसा से है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें अगले सवाल को लेकर, दोस्तों यहां पर अगला सवाल पूछा गया था कि नीले शैवालों को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा साइनोबैक्टीरिया। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगली शिफ्ट में सवाल पूछा गया था कि लाल शैवालों को किस नाम से जानते हैं? रोडोफाइसी या रोडोफाइटा। क्लोरोफाइटा ये दोस्तों हरे शैवाल को कहते हैं। फियोफाइटा ये भूरे शैवाल को कहते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था गुजरात में हुआ था। जीता कौन था? यानी कि पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और दोस्तों 37वें क्रम के कहाँ पर होंगे? गोवा में होंगे। 37वें क्रम के कहाँ पर होने वाले हैं? गोवा के अंदर होने वाले हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम ये दोस्तों कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे। कितने स्थानों पे? आप मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुए थे। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र। और दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन था? हरियाणा। और तीसरे स्थान पे कौन था? मध्य प्रदेश। ये तीनों स्थान आपको नोट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये दोस्तों टोक्यो के जापान में हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना, इसमें अंदर इसके टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7। 1, 2 और 4। आप इसको ऐसे याद करेंगे। एक पदक जीता था आपने भारत ने गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल। अब दोस्तों अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें दोस्तों भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे था? 24वें स्थान पे था। और दोस्तों इसमें कौन से स्थान पे था? 48वें स्थान पे था। और दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप नोट करें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो हमने डिस्कस कर लिया था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें 1828, इसको क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना। 1867, इसको क्या हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज किसका है? महात्मा ज्योतिबा फुले का समाज है। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। आपको याद होगा 1815 आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को लेकर तो आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है और आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लिख लें। और राष्ट्रपति, इसकी दोस्तों शपथ कौन से आर्टिकल में? 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में। और राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में। और आर्टिकल नंबर 71 में दोस्तों क्या है? तो आपको याद होगा, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, मैं बहुत तेजी से सारे सवाल आपको बताते चल रहा हूं, इनको आप बस नोट करते चलें, क्लास को अच्छी तरह से सुनते चलें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य। तो आपको दोस्तों याद रखना, इनका संबंध है मणिपुर से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था, ये सारंगी वादक हैं। कौन है? सारंगी वादक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, मेदिनी राय की हार हुई थी। दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का पहला युद्ध 1526। और बैरम खां तथा हेमू, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कर छाप दें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कंचनजंगा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। दोस्तों हमने डिस्कस किया था, कंचनजंगा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगला सवाल पूछा गया है कि वर्ष 2021 में हॉकी खेल में भारत की कितनी रैंक थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर ये दोस्तों पुरुष वाली आपसे पूछी गई है तो इसका आंसर 3 होगा। अगर पुरुष वाली पूछी गई है तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, अगर महिला वाली पूछी गई तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था, सौराष्ट्र बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। अब दोस्तों, ईरानी कप 2022-23 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे पूछा जाए ईरानी कप 2022-23 इसका विजेता कौन बना है? रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराया? मध्य प्रदेश को हराया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर बाल दिवस ये कब मनाते हैं? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था 26 दिसंबर को मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 16 जनवरी स्टार्टअप डे, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस और 2 फरवरी इसको क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कमेंट करके बताएं दोस्तों, कैंसर दिवस कब मनाते हैं? कैंसर दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। नीले शैवालों को दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि लाल शैवालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाल। दोस्तों दूसरी शिफ्ट में सवाल आपसे पूछा गया था कि लाल शैवालों का कहते हैं, तो आपका राइट आंसर था रोडोफाइटा या रोडोफाइसी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक सवाल हमसे पूछा गया था कि रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपको सबको पता है रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 से 35। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 से 28। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो हमने डिस्कस किया था VVR सुब्रमण्यम। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें अजय बंगा, ये दोस्तों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। दोस्तों आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इन दोनों को दोस्तों आपस में जुड़वा बहने कहते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना हुई थी। और इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC।
वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों केवी साजी कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1984। AK मोहंती दोस्तों कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो हमने डिस्कस किया हुआ था, ये दोस्तों भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कथकली से भी संबंधित हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये दोनों सवाल मिलते जुलते सवाल हैं, कई बार गलती हो जाती है। अगर मृणालिनी साराभाई पूछे तो आपको जवाब याद रखना है भरतनाट्यम और कथकली, लेकिन अगर मल्लिका साराभाई पूछे तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ये दोनों बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी? ये सवाल हमसे पूछ लिया गया था, तो आपका आंसर क्या था इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे ठंडी परत कौन सी है। हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था सबसे ठंडी परत दोस्तों कौन सी होती है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था ये दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये लाइकोपीन, ये दोस्तों टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता का उल्लेख कौन सी आर्टिकल में है? तो दोस्तों आपको याद होगा नागरिकता का उल्लेख है 5 से 11, आर्टिकल नंबर 36 से 51 में क्या है? DPSP। ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है आज की। ये दोस्तों दो सवाल एक ही परीक्षा में पूछे गए हैं। नागरिकता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 5 से 11 है। और DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 36 से 51। और DPSP का उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 4। मैंने आपसे सुबह वाले सवाल में क्लास में पूछा था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 3। अब आपको कमेंट करके बताना है मौलिक कर्तव्य इनका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। भाग और दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 32 से 35 में क्या है? तो आपको याद होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 2021 में दिवंगत शोभा नायडू का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों आपको याद रखना इनका संबंध आई थिंक कुचिपुड़ी से था। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे जरूर से जरूर, ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एशियन फुटबॉल वुमेन्स कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम का संबंध किस देवी देवता से? तो हमने डिस्कस किया था भगवान शिव से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर पूछ लिया जाए मोहिनीअट्टम, अगर आपसे पूछ लिया जाए मोहिनीअट्टम, इनका संबंध दोस्तों किस भगवान से है? इनका संबंध है तो विष्णु भगवान से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट बॉल का कुल वजन कितना होता है? तो मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था 155 से 163 ग्राम के बीच में। जो भी ऑप्शन में आपके देके रखा था वही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप क्रिकेट की गेंद, टेबल टेनिस की गेंद, फुटबॉल की गेंद, इन सब गेंदों का भार एक बार पढ़कर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों किस राज्य में ताप्ती नदी के बेसिन, कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था। अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान दे के रखा था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो हमने डिस्कस किया हुआ था, ये दोस्तों वितिस्ता था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अस्कनी, ये किसका है? चेनाब नदी का, चेनाब का। अगन्या दोस्तों गाय को वेदों में क्या कहते हैं? अगन्या कहते हैं। परुष्णी दोस्तों रावी नदी का। ये सवाल कुछ है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में डी का क्या अर्थ है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में फिर से सवाल बन सकता है। तो दोस्तों इसमें डी का क्या अर्थ है? डेवलपमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो भी रहा होगा डेवलपमेंट आपका सही जवाब होगा। ये दोस्तों 39 से 40 सवाल हैं जो आज की शिफ्टों से आपको प्राप्त हो पाए हैं। इसका वैसा दोस्तों मैंने एनालिसिस, सटीक एनालिसिस आपको बता दिया है। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF विद आंसर की मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।